हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। और हम लोग इस लेक्चर में साइंस कर रहे हैं। साइंस में हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लिया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और आगे की ओर हम लोग ले चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और इस वाले में हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि आपका सेल क्या होता है, आपका सेकेंडरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है, और ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है। ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। ओम्स ओम्स लॉ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन एक साइंटिस्ट थे। जॉर्ज साइमन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ओम्स लॉ को प्रपोज किया। कब किया? ओम्स लॉ को बताया, प्रपोज मतलब कि प्रपोज किया। वो कब किया? आपका 1827 में, ठीक है। 1827 में जॉर्ज साइमन ने ओम्स लॉ दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि आपका क्या किया कि state the relation between current and voltage, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ओम्स ने पहली बार क्या किया कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या किए उन्होंने कि आपका रिलेशन को बताया कि क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। उन्होंने बताया ओम्स लॉ के अनुसार आपका जो वोल्टेज है, मतलब कि वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका पीडी, ये क्या है? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। मतलब कि आपका जो वोल्टेज है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आई एम्पियर, ये वोल्ट। अब मतलब कि आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस मतलब कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इसको हटा के उन्होंने एक नया ऐड किया और प्रोपोर्शनलिटी हटाया और आर को इन्होंने लेके आया। आपका इस प्रकार से जो आपका करंट और वोल्टेज में रिलेशन हो जाता है, V इक्वल टू आई आर। मतलब कि करंट बढ़ेगा तो आपका क्या है कि वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि देखो, ये आपका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। मतलब कि क्या आपका यहां पर देखो करंट है, ये मान लो कि करंट है, ये है आपका वोल्टेज, ठीक है। इतना तो आप लोग समझते होंगे, अभी तक पढ़ते आ रहे हो तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहां से हम लोग ने देखा था कि आपका क्या है कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक। और आपका आई जो है इस हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका करंट घटेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि एक इस तरह से, ठीक है। अगर ये देखो, एक मिनट, ऐसे होगा ये, ठीक है। मतलब कि देखो ये I1, I2, I3 इस तरह से बढ़ेगा। ये आपका V1, V2, V3, मतलब कि करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आपका बढ़ रहा है। और ये जो स्ट्रेट लाइन में जो आपका ये बढ़ रहा है वो आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब कि ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। आर को हम लोग बोलते हैं कि आर जो है आपका, आर क्या है? रेजिस्टेंस है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसी को बोलते हैं V इक्वल टू आई आर। और ओम का जो आप लोग का जो हम लोग उसको लिखते हैं, उसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है आपका? एसआई यूनिट होता है आपका यही ओम्स जो थे, इन्होंने जो दिया था यही, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ये है आपका ओम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो इसको। ठीक है, मतलब कि आप लोग कह सकते हो कि आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा आपका? करंट जो होगा, एम्पियर जो होगा वो घटेगा, यही है। तो इससे आप लोग को क्या है कि पता चलेगा। और साथ ही साथ आपका अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या करेगा? आपका टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, मतलब कि प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ेगा। ठीक है, आ लिख दो ना, ओम क्या लिखना, आर लिखो, ये आप लोग ध्यान दो। मतलब कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रेजिस्टेंस, मतलब कि मोर टेम्परेचर, टेम्परेचर मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका पूरा फिनोमिना है जो आपका ओम्स लॉ का है, और इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसी वाले टॉपिक से आपका आ जाएगा सीधा क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ध्यान रखो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अगर रेजिस्टेंस आपका बढ़ा तो आपका करंट जो आई है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। देखो डाउनवर्ड हम डाले, तो ये है आपका पूरा ओम्स लॉ। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे क्यों। अब एक होता है आपका कि ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी देख लो थोड़ा सा आप लोग। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये देख लो। तो ओमिक रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे जो क्या है कि ओम्स लॉ को फॉलो करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओमिक रेजिस्टेंस। मैटर फॉलो ओम्स ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ को जो फॉलो करे वो होगा आपका ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, गुड। अच्छा, ओमिक रेजिस्टेंस कौन कौन सा आपका सब्सटेंस या मैटर हो जाएगा? एग्जांपल में आप लोग लिखोगे कि भाई मैग्नीशियम आपका हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ये सब आपका क्या है? ओमिक रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो करता है। अच्छा, अब जब ओमिक रेजिस्टेंस हो गया तो एक नॉन ओमिक भी रेजिस्टेंस भी होगा। तो आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करे वो आपका हो जाता है क्या? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। एग्जाम्पल में आप लोग लिखोगे कि आपका आपका डायोड पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, डायोड वॉल्व, डायोड वॉल्व। ठीक है, और साथ ही आप लोग ट्रायोड वॉल्व भी बोलोगे। इस तरह से हम लोग क्या है कि ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अब इसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पार्ट आता है वो रेजिस्टिविटी। वो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है रेजिस्टिविटी। वो देखो आपका एक तो ओम्स लॉ की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर वन लाइनर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉर्मली, तो फिर आप लोग इस तरह से बता सकते हो। और दूसरा है आपका रेजिस्टिविटी, वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपका रेजिस्टिविटी क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। रेजिस्टिविटी एक पार्ट होता है आपका रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है आपका क्या होता है कि जब आप क्या है कि अगर कोई आपका मैटर है, सब मतलब कंडक्टर है, ये देखो इस तरह से आपका लोहे का रड है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा।
अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देना स्टार्ट करें, आई करंट दे हम लोग, तो क्या होगा, इसमें इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। अब क्या ये इसका लेंथ आपका एल होगा, तो आपका क्या रेजिस्टेंस आपका एल होगा, और एक है और थोड़ा सा बड़ा, क्या दोनों के लिए रेजिस्टेंस सेम होगा आपका? ये है आपका L1 प्लस एल प्लस कैपिटल एम। तो क्या ये दोनों के लिए जो आपका करंट जब सप्लाई करोगे इक्वल करंट, तो क्या दोनों के लिए रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा। आपका रेजिस्टेंस जो होता है क्या है कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मैटर, सब्सटेंस, कंडक्टर, ठीक है। और साथ ही साथ अब क्या है कि आपका रेजिस्टेंस तो है, आपका लेंथ, लेंथ पे आपका क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि जितना बड़ा लेंथ होगा, जितना बड़ा आपका वायर होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक, ये बात आप समझ लें। अब साथ ही साथ थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, कोई इतना मोटा और इतना मोटा आपका हो गया वायर, और एक पतला सा वायर हो गया, सेम लेंथ है, तो दोनों के लिए क्या सेम रेजिस्टेंस होगा? नहीं, आपका जो रेजिस्टेंस है साथ ही साथ क्या करता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये आपका, ठीक है। ए को लिखोगे आप लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका, और एल जो आपका है क्या, लेंथ ऑफ मैटर, ठीक है। रॉड हो या फिर वायर हो, कॉपर का, एल्युमिनियम का, जो भी हो, वो आपका लेंथ है, उसका लेंथ है, और साथ ही साथ उसका एरिया भी है उसका, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। तो ये आपका क्या है कि साथ ही आपका जो रेजिस्टेंस है लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका रेजिस्टेंस के है। मतलब क्या कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा। ठीक, गुड, ये बात हम लोग ने देख लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि R इक्वल टू ये फर्स्ट और ये सेकंड के हिसाब से R जो है आपका L अपॉन ए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, ठीक है, कह सकते हैं। और इस मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लिखते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए, यही होता है आपका रेजिस्टेंस, और जो आपका रो है वो है रेजिस्टिविटी बोलते हैं हम लोग इसको, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये क्या है आपका, रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है। तो हर एक आपका मैटर का जो कंडक्टर है उसका खुद का अलग अलग आप रेजिस्टिविटी होता है, तो वो उस मेटल के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है ये रो है, यही है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सोचो आप लोग, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर स्क्वायर, नहीं ओम मीटर, ओम मीटर, लेंथ तो आपका एल है ना, तो ये हो जाता है आपका इसका एसआई यूनिट। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, तो आपका सिल्वर जो है आपका, यहां पर लिख देता हूं मैं, सिल्वर हैव लोवेस्ट रेजिस्टिविटी, ठीक है, यही है आपका आपका रेजिस्टिविटी, ज्यादा कुछ, बस आप लोग ध्यान रखो कि जो रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए, मतलब कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी, और साथ ही साथ ये रेजिस्टिविटी। तो ये इस तरह से होता है। अगर रेजिस्टिविटी को हम लोग लिखें इस टर्म में, तो आप लोग बोल सकते हो कि आर ए अपॉन एल, ठीक है, ठीक है, मतलब कि आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये आप लोग इसको लिख लो, यही है आपका रेजिस्टिविटी। ओके, चलेंगे नेक्स्ट। बस आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है लगभग, अब कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, वो देख लो एक बार में, कॉम्बिनेशन देखेंगे उसके बाद ये खत्म है।
अब देखते हैं हम लोग कि आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है वो देखेंगे। आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ या 1/r, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसको हम लोग, इसका जो एसआई यूनिट होता है आपका, वो ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका, नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है वो भी देख लो आप लोग। ये छोटा सा पॉइंट है, अगर पूछ दे एग्जाम में तो फिर आप लोग ध्यान रखना इसको। स्पेसिफिक आपका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, ये होता है आपका इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब कि उल्टा आपका जो रेजिस्टिविटी है वही आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। तो ये आप लोग ध्यान रखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ρ, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो जाएगा आपका ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब। ठीक है, चलो अब एक और पार्ट आपका रह जाता है, वो देख लेते हैं। अगर मान लो कि आपका 2 या 3 4 रेजिस्टेंस हो जाए, जैसे आपका बल्ब है या फिर आपका फैन एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो अगर 2 3 हो जाए तो वो किस तरह से वर्क करेगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रजिस्टर होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं, इसमें आपको 2 चीज दिखाई देगा आपका, कि पैरेलल और सीरीज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक तो होता है आपका सीरीज 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 कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखोगे आप लोग कि मान लो कि ये आपका एक सर्किट है, ये देखो इस तरह से, ये रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से डिनोट करते, ध्यान रखना। ये देखो, ये आया आपका, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट इधर की ओर गया यहां से, ये ए बी और ये सी डी। ठीक है, तो आपका मान लो कि ये आर है, R1 है, R2 है, R3 है, यहां से आया करंट यहां से। इस तरह से देखो आपका, ये मान लो बल्ब है, एक पंखा है, या 3 बल्ब है, ठीक है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है कि आपका जो करंट जो होता है सबके लिए सेम होता है, मतलब कि इसके लिए जो करंट जाएगा उसके लिए भी सेम जाएगा, और इसके लिए भी सेम जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका, कि जो इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन होता है वो हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से, और सीरीज में अगर हो इस तरह, इस फॉर्म में हो, तो हम लोग इसको कहते हैं कि भाई आपका जो है वो करंट है। ठीक है, और सीरीज में है। पैरेलल में क्या किस तरह से होता है आपका, पैरेलल में देखो, अगर इसको देखो आप लोग प्रूफ करना चाहो, देखो तो ओम्स लॉ से प्रूफ कर सकते हो। देखो इसके लिए जब यहां से यहां जब करंट गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज भी बी माइनस भी ए हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, करंट आई है आपका, आर क्या हो जाएगा आपका, आर R1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, आई इक्वल टू वी बी माइनस बी ए अपॉन क्या लिखोगे आप लोग, R1, R1 है ना यहाँ पर, R1। ठीक है,
ठीक, नहीं नहीं, देखो इसमें क्या है ना आपका, इसमें क्या है आपका कि इसमें जो है आपका करंट सब में सेम, मतलब कि वोल्टेज सब में क्या होता है आपका सेम होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल में बोले तो क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल में बोले तो हम लोग बोलेंगे आपका पैरेलल सीरीज रहे तो क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से होगा सर्किट देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये आया, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये आया ऐसे, मतलब कि इसका दो ही जंक्शन है। इसमें अगर आपका एक बल्ब, ये एक बल्ब खराब हुआ तो पूरा सर्किट खत्म हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि ये ए है, ये बी है, मतलब कि आपका सभी में क्या है आपका वोल्टेज जो है सेम है। इसमें क्या था आपका करंट जो था तो सबके लिए सेम था, यहां पर करंट जो हो जाएगा सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो करंट डिफरेंट होगा तो एक बल्ब भी खराब होगा तो तब भी आपका चलेगा। अगर इसका हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका हो जाता है 1/R इक्वल टू 1 बाई, ये मान लो R1 है, R2, R3, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन निकालेंगे कहां, समानांतर क्रम में, ठीक है। तो ये है आपका पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, बढ़िया। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इस चैप्टर का, तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पावर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्किट इज कॉल्ड पावर। मतलब कि आपका सर्किट जो बल्ब जलाने में या फिर फैन चलाने में जो भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब कि सर्किट है, तो वो वही आपका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपके घर में 5 पंखे हैं और 5 बल्ब हैं, तो इन सबको चलाने में, मतलब कि यूज करने में 8 घंटा चल रहा है, 10 घंटा चल रहा है पर डे के हिसाब से, तो इन सबको चलाने में, रन कराने में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग पावर बोलेंगे, ठीक है। यूनिट आप लोग सुने होंगे। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर किसको बोलेंगे, द रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल is called electric power। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, गुड। और इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग जनरेट कर डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। पी इक्वल टू होता है आपका वी आई, मतलब कि वोल्टेज का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करंट से करते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिक पावर निकल के आ जाता है। अच्छा, अब यही आपका किलो वॉट आवर क्या होता है पूछ दे तो क्या बोलोगे आप लोग, किलो वॉट आपका आवर ये क्या होता है देखते हैं हम लोग, और यूनिट भी बोलते हैं इसको, तो ये भी लिख लो आप लोग। अच्छा, तो 1 किलो वॉट जो होता है आपका, 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो होता है आपका 1000 वॉट आवर, ठीक है। मतलब 1 किलो में आपका 1000, तो 1000 वॉट आवर हो जाएगा 1 किलो वॉट आवर के बराबर, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाता है
और एक आवर में आपका कितना हो जाता है 1000, और एक आवर में आपका 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड ये हो जाएगा आपका। तो आप लोग कह सकते हो कि 3 अगर वॉट में हम लोग कन्वर्ट करें, अगर किलोवाट में हम लोग कन्वर्ट करें, तो बोल सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर आप 6 वॉट बोल सकते हो। आप लोग कैसे बोल सकते हो, देखो 3 जीरो 5 जीरो और है कितना आपका 6 जीरो पावर में, तो मतलब कि ये हो जाएगा 3.6। इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि 1 किलो वॉट इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं, इतना भी बोल सकते हैं, 1000 वॉट आवर भी बोल सकते हैं। अगर नॉर्मली वॉट में पूछे 1 किलो वॉट इक्वल टू, तो आप लोग बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये हो गया आपका वॉट आवर। अगर पूछे कि एक यूनिट क्या होता है आपका, एक यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकाले हम लोग। मान लो कि आपका एक रूम है, ठीक है। अब क्या है कि आपका मीटर खराब है, या फिर बिजली का क्या हो रहा है, आपका हॉर्स हो रहा है। मान लो कि आपका ऑपरेटर बिजली चोरी कर रहा हो या फिर ज्यादा बिल दे रहा हो, तो घर पे अगर कैलकुलेट करना चाहे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं कि बिजली का बिल हम लोग कैसे निकालें। मान लो कि आपके घर में क्या है कि और 4 बल्ब है और 2 फैन है, ठीक। अभी पहले, इससे पहले आप लोग देख लो कि अगर आपको, यहां पर लिखता हूं मैं कि नंबर ऑफ यूनिट क्या होता है आपका, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है आपका P इंटू H इंटू डी डिवाइडेड बाई 1000। ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए। और आप लोगों को पता है कि एक यूनिट का रेट आपके एरिया में या फिर आपके सिटी में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ यूनिट इस फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोग मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो कि आपके घर में क्या है कि 3 बल्ब है, 4 बल्ब है, मान लो कि आपके पास 4 बल्ब है, ठीक, और 2 फैन है। गुड, बढ़िया, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग हम लोग यूनिट, अगर देखो फैन है बल्ब है तो दोनों के लिए अलग निकालेंगे। तो पहले हम लोग 4 बल्ब का निकालेंगे हम लोग कि कितना यूनिट, 4 बल्ब जल रहा है, कितने दिन के लिए जल रहा है ये। मान लो कि महीने हर हर रोज वो एवरेज 8 आवर्स डेली आपका जल रहा है, ठीक है। 8 घंटा डेली जल रहा है, कितना दिन तक, पूरा महीना, एक महीना 30 डेज तक आपका रोज रात भर आपका बल्ब 8 घंटा जल रहा है। तो ये 4 बल्ब का नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा, वो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ यूनिट आपका क्या होता है, पावर पी। हम लोग देखते हैं कि 4 बल्ब है और मान लो कि 10 वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब है एक, तो टोटल वाट कितना हो जाएगा आपका, 4 बल्ब है, एक बल्ब का 9 वाट है, तो 4 बल्ब का क्या हो जाएगा, 36 वाट हो जाएगा बल्ब, ठीक है। कितना घंटा 36, मतलब कि 4 बल्ब जल रहा है, 8 घंटा जल रहा है डेली। और कितना कितना दिन जल रहा है, महीना में, एक महीना में तो आपका बिजली का बिल आता है, मंथली आता है, तो मतलब कि 30 डेज, 300 दिन चल रहा है, डिवाइडेड बाई 1000। यहां से क्या है कि हम लोग बल्ब का यूनिट निकाल लेंगे। क्या होगा आपका, देखोगे ये 2, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो 6 36 6 18 216 अपन 25, 25 8 200, ठीक है। 25 8 2 25 150, बचा 6, 25 दूनी 50, मतलब कि 6.2 की, मतलब कि आपका 8.62 यूनिट आपका क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट निकल के आ गया।
अब बोले कि कितना बिजली बिल आएगा सर, आप लोग मान लो कि सिटी में हो तो 8 रुपए यूनिट, तो एक यूनिट इतना यूनिट है, तो एक यूनिट का पता है 8 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 862 यूनिट। इस हिसाब से आप लोग क्या बिजली का बिल निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, 8 रुपये यूनिट है तो 8 दूना 16, 8 चौक 48, एक 49 और 64 और 64 और 4 68, मतलब कि 68 रुपया 96 पैसा जो है आपका बिजली बिल आएगा 8 रुपये यूनिट के हिसाब से बल्ब। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, नंबर ऑफ यूनिट निकाले हम लोगों ने, इस हिसाब से हम लोग बिजली का बिल निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब दो और आपका इंस्ट्रूमेंट रह जाता है, आमीटर और वोल्ट मीटर, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आपका अमीटर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या करता है आपका कि में कोई भी सर्किट में हम लोग क्या है कि अमीटर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि ये क्या है कि करंट को क्या करता है, मेजर करता है आपका। ठीक है, कि जो आपका सर्किट में जो है वो करंट कितना चल रहा है उसमें, वो इसको मेजर करके बताता है आपका कि कितना चल रहा है। ये वो बर्निंग से बचाता है आपका, सर्किट को खराब होने से बचाता है, और इसको क्या है हम लोग कि सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ जोड़ते हैं। तो ये आपका एग्जाम में आता है कि सीरीज में हम लोग अमीटर को हमेशा क्या है कि सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन अमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द फॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाया सर्किट एज करंट। ठीक है, it is a device it is a device used to measure follow of current in the सर्किट में करंट का फ्लो कितना हो रहा है वो हम लोग मेजर करते हैं। इसको हमेशा क्या है, ऑलवेज प्लेस्ड, मतलब कि रखते हैं सीरीज फॉर्म विथ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज फॉर्म में लगाते हैं। जैसे देख लो, ये है आपका सर्किट, ठीक, ये देखो, ठीक है, ये है आपका आमीटर, ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस, बल्ब मान लो कुछ भी, करंट गया इधर से, यहां से आया, ये क्या करेगा आपका डिफ्लेक्ट करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करता है तो यहां से बताता है ये आर, ये इधर की ओर, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये है आपका कंप्लीट सर्किट। ठीक है, तो इस सर्किट में ये जो है कि करंट का कितना फ्लो हो रहा है वो आपका क्या करता है, मेजर करके बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कैसे बताता है, वो आपका मैग्नेटिज्म का पार्ट है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिज्म, आपका मैग्नेटिज्म जो आएगा उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, यही होता है आपका अमीटर। ठीक है,
ऑलवेज प्लेसेड सीरीज, या फिर अटैच्ड लिख दो, प्लेसेड की जगह पर अटैच्ड, always attached with series form, always attach series form of the series form with resistance बोलोगे आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका और आमीटर। अब वोल्ट मीटर को देखेंगे हम लोग। आपका वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर जो है उसको पैरेलल फॉर्म में हम रखते हैं, किसका? रेजिस्टेंस के पैरेलल फॉर्म में हम लोग क्या है कि वोल्ट मीटर को हम लोग यूज करते हैं। वोल्ट मीटर, ये काफी दोनों एग्जाम आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से आधा तो इंपॉर्टेंट यही है आपका, ठीक है। देखो ये आपका सर्किट है, ये देखो ऐसे, ये रेजिस्टेंस, गुड। यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि वोल्ट मीटर को प्लेस कर देते हैं ऐसे, ठीक। करंट गया इधर की ओर ऐसे फ्लो करते हुए, इस तरह से, इस तरह से। ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। ये आई है आपका, ये आई आ रहा है वापस, तो ये R1 मान लो। ये आपका सर्किट है, ठीक है। यहां से क्या है कि आपका मेजर होता है क्या कि वोल्ट मीटर क्या है, आपका वोल्टेज क्या है, ये हम लोग मेजर करते हैं और इसको हम लोग अटैच करते हैं पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर, used to measure voltage in the सर्किट, ठीक है। वोल्टेज मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर अटैच्ड with resistance in पैरेलल फॉर्म, ठीक है। पैरेलल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं, लगा देते हैं। यही है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। और ठीक है, तो ये है आपका वोल्ट मीटर। और हम लोगों ने आमीटर भी पढ़ा। और एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है, इतना याद रखो, गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका, हालांकि ये मैग्नेटिज्म का पार्ट है, फिर भी देख लो, इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें? यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड, मतलब कितना करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। देखेंगे हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर में कि डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, करंट जब अगर सर्किट में जा रहे हो तो कितना फोर्स अपोज कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो सब हम लोग मैग्नेट वाला चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है कि हम लोग यहां से करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहां पर बारी बारी से हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, एसी डीसी मोटर पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इतना काफी है आपको एग्जाम्स में, जो जनरल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो इतना ही आएगा, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्टिव करना चाहो तो आप लोग कोई बुक उठा लो और उससे कर लो, ठीक है। और मैं वैसे कराऊंगा क्वेश्चन कुछ कुछ, तो वहां से भी आप लोग क्लियर कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग कोई बुक में देखो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, और इस वीडियो को देखो एक दो बार, एक बार ना समझ में आया तो दो बार देखो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग लाइक भी करो।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।